Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर की बात की, यानी एसिड को बेस को कैसे हम पहचान सकते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर की बात की, हमने सिंथेटिक इंडिकेटर की बात की है, ऑल फैक्ट्री एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलरली एसिड्स को एंड बेसिस को, यानी कि एक्चुअल में एसिड या बेस होते क्या है। तो अगर एसिड को देखें तो हमारे चारों तरफ हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खट्टी होती हैं। टेस्ट अगर हम देखें उनका तो वो बहुत खट्टे होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, टेमरिंड, इमली कहते हैं उसको, और रॉ ग्रेप्स, मैंगो जो कच्चा आम होता है कितना खट्टा होता है। तो ये जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं ये एसिड कंटेनिंग होती हैं, यानी हम लोग कंसीडर करते हैं जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो एसिड कंटेनिंग है, उनमें एसिड होता है। तो बेसिकली ये सिंपल लैंग्वेज या सिंपल टर्म हो गई, सिंपल डेफिनेशन हो गई एसिड की, खट्टी चीजें यानी एसिड। प्रीवियसली हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एसिड लिटमस का कलर चेंज कर देता है, तभी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे को कैसे में कन्वर्ट करता है, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड में हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होते हैं। ये सारा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर डिवीजन की बात करें तो एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो ये उनके मतलब किस तरह से प्रेजेंट हैं अर्थ पर, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक क्या चीजें होती हैं जो प्लांट या एनिमल से मिलती हैं, बेसिकली हम सिंपल डेफिनेशन में यही देखते हैं। और मिनरल जो नॉन लिविंग चीजों से मिलती हैं, मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में या अर्थ पर जो मिनरल्स होते हैं उनसे जो एसिड कंपोज किए जाए या सिंथेटिक जो बनाए जाएं उनको मिनरल एसिड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक की बात करें जैसे एसिटिक एसिड है, विनेगर में होता है, यानी एसिटिक एसिड बहुत डाइल्यूट, बहुत हल्का जो सॉल्यूशन होगा विनेगर का। और सिट्रिक एसिड जो कि हमारे लेमन जो होता है उसमें मौजूद होता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में मौजूद होता है, टार्ट्रिक एसिड इमली टैमरिंड में मौजूद होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में, और फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है वो एंट या फिर नीटल प्लांट जो होता है उसके स्टिंग में होता है, यानी कि एंट का जो स्टिंग होता है डंक, उसमें ये एसिड मिला हुआ रहता है या ये एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में चीजें हो गई। ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, जबकि मिनरल एसिड बहुत हार्मफुल होते हैं। तो बेसिकली 3 ही हम मिनरल एसिड पढ़ते हैं जनरली, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको फॉर्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो ये मैन मेड होते हैं, मिनरल्स में ही फेरबदल करके हम लोग इन एसिड को बनाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेट होंगे जिसमें वाटर का अमाउंट अगर कम हुआ तो बहुत ज्यादा, यानी एक अगर किसी भी चीज पर गिर जाए हाथ पर या कपड़े पर तो उसको जला देते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी न्यूज आती हैं जिसमें कि एसिड अटैक की बात की जाती है। तो ये कितने ज्यादा हार्मफुल है, पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको और अलग तरह से भी डिवाइड किया गया है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में यही आएंगे मिनरल एसिड को, यानी जितने भी मिनरल एसिड हैं HCl, H2SO4, HNO3 ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो हमने बोला कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। सिवाय कार्बोनिक एसिड के, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये है तो मिनरल एसिड लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये थोड़ा वीक होता है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये जितने भी हम लोग ये तो खा सकते हैं ना, हम टेस्ट कर सकते हैं, और जबकि हमारी बॉडी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं देगा, तो ये वीक एसिड कंसीडर किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो एसिड की स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग है वीक है इसका पता कैसे चल रहा है, तो ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन की प्रोसेस से।
आयनाइजेशन यानी कि अगर एसिड अपने आयन्स में कंप्लीटली ब्रेक हो गया है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, पार्शली ब्रेक हुआ है, तब हम उसको वीक कहते हैं, वीक एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें, HCl मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लें यानी वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, ये H आयन में और क्लोरीन आयन में डिवाइड हो जाएगा, क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक ही तरफ का है एरो, इसका मतलब ये पूरी तरह से फुल्ली आयनाइज्ड हो गया है। इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि पूरी तरह से हो गया है आयनाइज्ड, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ही बताते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन और H आयन यानी हाइड्रोजन आयन। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसमें ये वाला साइन लगेगा एरो ऐसा, तो ये किसके लिए है, पार्शियली आयनाइज्ड हुए हैं, पूरी तरह से एसिटेट या एसिटिक एसिड आयंस में डिवाइड नहीं हो पाया है, इसलिए ये कैसा है, वीक एसिड है। तो ये एरो हो गया इरिवर्सिबल, जो कि दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता, यानी इनसे ये नहीं बन सकता, ये पूरी तरह से एक ही फॉर्म में आ गए हैं। और ये हो गया हमारा रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में होने वाली रिवर्सिबल। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनमें कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ज्यादा कर सकते हैं, आयंस पूरी तरह से डिवाइड हो गए हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनको और भी डिवाइड किया गया है, यानी एसिड को हम लोग कॉन्सेंट्रेट एसिड भी बोलते हैं और डाइल्यूट एसिड भी बोलते हैं। अब ये किस पे के बेस पर कहते हैं, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर वाटर का अमाउंट बहुत कम है तो हम क्या कहेंगे उस एसिड को, कॉन्सेंट्रेट एसिड। और अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन एसिड विल बी डाइल्यूट, तो डाइल्यूट कहेंगे और कॉन्सेंट्रेट। तो किसी भी एसिड पर आप लोग देखोगे जो लेबोरेटरी में बॉटल्स रखी हुई रहती हैं उन पर लिखा हुआ रहता है पहले ही, तो यहाँ पर स्लिप लगी हुई रहती है, अगर डाइल्यूट है तो DIL और फिर HCl इस तरह से लिखा रहेगा, और कॉन्सेंट्रेट है तो CONS और फिर HCl लिखा रहेगा। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वाटर के अमाउंट पर डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो तीनों तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे, कैसे, ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट या एनिमल वगैरह से हमें मिलता है और बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इनको हम ये एडिबल होते हैं, खा सकते हैं हम। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये, और कॉन्सेंट्रेट एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, और डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। तो ये हम किसी को भी कर सकते हैं, मिनरल एसिड को डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट रख सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट रख सकते हैं। अब किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है, यानी कि व्हाट विल बी द परफेक्ट मेथड, तो वो है अगर हम एसिड को वाटर में मिलाएं, ऐसा नहीं कि हम वाटर को एसिड में मिला दें, तब क्या होगा, वाटर और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो पॉप का साउंड आता है, तो यानी कि ब्लास्ट होगा, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ब्लास्ट होगा और बहुत ज्यादा मतलब भयानक एक्सीडेंट हो सकता है उससे। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है, इसलिए अच्छा होगा कि हम एसिड को ही वाटर में डिसॉल्व करें और साथ में उसको चलाते भी रहना है, स्टीयर करते रहना है उसको साथ साथ में, और मतलब ज्यादा एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये इसका अमाउंट परफेक्ट करके और वाटर का अमाउंट लेकर दोनों आपस में मिलाकर एसिड को डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ओवरऑल देखकर, फिजिक को देखकर, यानी उसका टेस्ट, उसका कन्वर्जन कैसे, लिटमस को कैसे में, यानी आइडेंटिफिकेशन
दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी अगर एसिड अपने में ही बना रहे, वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए और हम उसका टेस्ट भी कर लें, तब हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग किसी और से रिएक्शन करा के देखते हैं एसिड की, तो वो तो कोई नया ही बनाएगा ना, उसके बाद तो प्रोडक्ट तो कुछ नया ही आएगा, एसिड तो रहेगा नहीं। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में करते हैं। अगर हमें केमिकल को आइडेंटिफाई करना हो, टेस्ट करना हो, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर एसिड की देखें तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि टेस्ट कैसा होता है, सॉर, खट्टे होते हैं। लिटमस पर क्या इफेक्ट होता है, जितने भी ब्लू लिटमस पेपर होते हैं उनको रेड में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्जन देखा था किसी भी एसिड का, तो वो कैसे पता करा था, वो आयंस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आयंस में ब्रेक हो रहा है तो आयन तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ऐसे ही एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो उस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। नेक्स्ट इज एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड हाइड्रोजन आयन को कंटेन करके रखता है, जबकि बेस को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। एंड फिफ्थ वन इज एसिड कोरोसिव होता है नेचर में, यानी कि अगर एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड से जल सकते हैं, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो फर्स्ट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड लिया है, कोई भी हम एसिड ले सकते हैं। सपोज हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है यानी HCl। अब इसमें हमने कुछ जिंक मेटल डाल दिया, जिंक मेटल या किसी भी मेटल को डाल सकते हैं, आयरन मेटल को डाल सकते हैं। जैसे ये हमने डाला तो इसमें गैस बनना शुरू हो गई, गैस के बबल्स आना शुरू हो गए और उन बबल्स को हमने इस सोप के सॉल्यूशन में ट्रैप कराया। तो सोप में ये जो बबल्स आप देख रहे हो, इसमें गैस भरी हुई है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन ही है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, तो अगर हम इसके पास जलती हुई तीली लाते हैं या कैंडल लाते हैं तो ये साउंड के साथ, कैसे साउंड के साथ, पॉप के साउंड के साथ फूट जाते हैं। तो पॉप साउंड कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, हाइड्रोजन गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉप साउंड है। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने जिंक मिला दिया था तो उससे क्या हुआ, H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई प्लस एक सॉल्ट बना, तो वो कौन सा हो गया, ZnCl2, यानी ZnCl के साथ और हाइड्रोजन गैस अलग। अब ये बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन के 2 हैं इस तरफ और क्लोरीन के भी 2 हैं, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के अब बैलेंस हो गए। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गए प्रोडक्ट। तो इस तरह से जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट बना देता है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब ये कहा जाता है कि हमें कर्ड या फिर सॉर फूड स्टफ, जो खट्टी चीजें होती हैं जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये मेटल के वेसल में नहीं रखने चाहिए। स्पेशली कॉपर वेसल या ब्रास वेसल्स में नहीं रखने चाहिए, यानी कि तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में या किसी मेटल के बर्तन में हमें खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए। क्यों, खट्टी चीजें हैं यानी एसिड है, मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं और कोई ना कोई पॉइजनस मेटल कंपाउंड बन सकता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, इसलिए हम लोगों को उसमें नहीं पुट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी, यानी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ होती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब ये कैसे हम देखें, जैसे अगर हम मेटल का कार्बोनेट लें, मेटल का कार्बोनेट जैसे सोडियम मेटल है तो Na2CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट का ये हम लोग फॉर्मूले बनाने पहले ही सीख चुके हैं 9th क्लास में, यानी कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो वो यहाँ सोडियम के पास, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो कार्बोनेट के पूरे के पास।
अब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, एसिड के साथ कर रहे हैं। तो कोई भी एसिड ले सकते हैं हम लोग, ये सिंपल ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि इसका एक्वस सॉल्यूशन और ये हमारे पाउडर के फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में। तो दोनों की रिएक्शन हुई जिससे कि क्या बन जाता है हमारा, एक तो बनेगा हमारा सॉल्ट यानी Na और Cl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होगा सॉल्ट, दूसरा वाटर एंड थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कंबशन में हेल्प नहीं करती है, यानी किसी भी चीज को जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प नहीं करती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी जाती है, ताकि वो सपोर्ट नहीं करती ना कंबशन में, इसलिए ऑक्सीजन सपोर्ट करती है। नाउ तो ये हो गया हमारा मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हुई है, इसका पता कैसे चले। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना, इसमें अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो इससे क्या होगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस वाटर। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन हो जाएगी। अब ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, वाइट पीपीटी, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट यानी कि किसी भी एक सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व सब्सटेंस अगर पड़ा हुआ हो तो डिजॉल्व नहीं हो, तो ये वाइट पीपीटी बन जाता है। तो ये पता चल जाएगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कलरलेस होता है, वाटर की तरह का दिखता है ये, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने इसमें डाल दी तो इसका कलर वाटर से होकर मिल्की हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये मिल्की अगर हो गया तो समझ लो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये पास कराने पर मिल्की हो जाएगा, लेकिन अगर हम लगातार पास कराते रहेंगे इससे तो अब ये मिल्की नहीं बल्कि ये अपने ही कलर में लौट आता है, यानी कि ये फिर पानी जैसा कलर ही हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कराई जाए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाता है, यानी वो खुद ही डिसॉल्व होने लगेगा अब इसमें, तो उससे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब अगर हम देखें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किस किस का फॉर्मूला होता है, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है, लाइमस्टोन, ठीक है, एक तरह की रॉक है। दूसरा चौक, जो हम लोग उससे लिखते हैं ना बोर्ड पर चौक से, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। एग शेल, अंडे का जो छिलका होता है उसका फॉर्मूला होता है। मार्बल, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ये सब में कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यानी थर्ड, एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, एसिड बेस आपस में मिलेंगे, हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ते हैं इस रिएक्शन को, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई भी एक एसिड होगा, जैसे ये ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में क्या करेंगे, NaCl बना देंगे प्लस वाटर। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, दोनों ने अपने दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, जिससे कि सॉल्ट बना, ना तो एसिड ना बेस और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी हम देखें, यानी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, यानी एसिड अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे अगर हम देखें, एसिड ले लेते हैं HCl, मेटल का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी मेटल है, जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, जिंक भी मेटल है, कुछ भी ले सकते हैं, यानी मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। और अभी आगे बेस में हम पढ़ेंगे कि मेटल के ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह। तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे जिससे कि NaCl बन जाएगा प्लस H2O। तो एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और
वाटर फॉर्म करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की। तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, यानी कोई भी एसिड मेटल के हाइड्रोक्साइड से, जैसे अगर हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन कराते हैं तो MgCl2 ये बन जाएगा प्लस वाटर, तो ये हमारा सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो एक्चुअल में बेस के यानी मेटल के हाइड्रोक्साइड हो या मेटल के ऑक्साइड हो, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं और एसिड और बेस आपस में सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन की हो रही थी। तो अभी हम लोगों ने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, जिसमें कि हम लोगों ने उसकी रिएक्शन कराई मेटल के साथ, मेटल के कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेसिस के साथ और मेटल के ऑक्साइड के साथ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। नेक्स्ट अगर हम देखें यानी व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, सभी एसिड्स में कॉमन चीजें क्या होती हैं, क्या ऐसी चीज है जो एसिड में कॉमन है। तो जब भी किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है और आयनाइज्ड होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ये एक्वस का मतलब क्या है, वाटर, तो वाटर के साथ कंबाइन हो गया हाइड्रोजन आयन और जिससे कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। हाइड्रोजन आयन ग्लूकोज में भी होता है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, हाइड्रोजन इसमें भी है। एल्कोहल में भी होता है C2H5OH, इसमें भी हाइड्रोजन है। और डिस्टिल वाटर यानी H2O, अगर डिस्टिल वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसमें कंडक्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आयन के फॉर्म में नहीं होता, फ्री आयन के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि अदर एसिड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने अपने हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होना चाहिए, ये आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो इनको हम लोग एसिड कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसी आयन की वजह से ये जो एक एक्स्ट्रा आयन मौजूद हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है वाटर, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस भी होती है। यहाँ पर ये तीनों ने कोई हाइड्रोजन आयन दिया ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम रेन वाटर की बात करें, जैसे डिस्टिल वाटर तो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लेकिन रेन वाटर को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसमें ऐसा क्या है, जब रेन होती है तो एनवायरनमेंट से निकलकर, मतलब उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो एनवायरनमेंट की गैसेस के कांटेक्ट में आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में अगर रेन वाटर आता है तो उससे कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो सल्फ्यूरल या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है SO3, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन गैस के कांटेक्ट में आता है तो उससे HNO2 या HNO3 गैस बन जाती है। ये क्या होते हैं, ये एसिड है। एसिड है तो इन सब में हाइड्रोजन आयन भी होगा और आयन की वजह से, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये आयंस में नहीं ब्रेक होते, इसलिए नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। प्लस कुछ चीजें और भी हैं, जैसे एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये तो है ही, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर ही हाइड्रोजन आयन अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है, हाइड्रोनियम आयन बना है। वाटर में अगर जब तक हम डिसॉल्व नहीं करेंगे एसिड को, तब तक वो अपना हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, और हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो अपना एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करता है। जैसे अगर हम किसी भी सूखे लिटमस पेपर को एक ऐसी गैस के पास से गुजारें जो एसिड कंटेनिंग हो, ठीक है, जैसे कि अगर हम HCl गैस के फॉर्म में भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। इस गैस में हम टेस्ट करना चाहते हैं कौन सी है, एसिड है या बेसिक नेचर का है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिटमस पेपर यूज करना पड़ेगा। और लिटमस पेपर का ब्लू से रेड होना जरूरी है एसिड के लिए, ठीक है।
तो ये लिटमस पेपर हम रखेंगे गैस के पास, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हम इसको गीला करेंगे लिटमस पेपर को, या इसमें वाटर डिजोल्व करेंगे, तो क्या होगा, अब तो वाटर आ गया और वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये गैस का H आयन ब्रेक हो जाएगा और वो एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन की वजह से एसिडिक नेचर शो करेगा और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ था एसिड से रिलेट करती हुई बातें, यानी एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, ये कॉमन चीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और एब्सेंस ऑफ वाटर में अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। प्लस कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, उनका तो यूज हमको सबको पता है। लेकिन जो मिनरल एसिड है जैसे H2SO4, ये फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक्स और फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, कार बैटरीज, इनमें यूज होता है। नाइट्रिक एसिड को अगर हम देखें तो ये फर्टिलाइजर में ये भी यूज होता है। इसके साथ साथ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी यूज होता है, जो पटाखे वगैरह हम यूज करते हैं। TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, सबसे मतलब भयानक है, इसे बनाने में भी यूज होता है। और प्लास्टिक्स इसमें यूज होता है, ठीक है, डाई वगैरह। ये क्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये यूज होता है जितने भी जो डाई स्टफ होते हैं, यानी कलर वगैरह के करने में, या फिर लेदर इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह की, उसमें यूज होता है। अब लास्टली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि क्वेश्चन है कि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, A एंड B। टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड है, CH3COOH। इसे वीक कंसीडर किया जाता है क्योंकि पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है, और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया। मैग्नीशियम रिबन यानी कि मेटल है, मेटल की रिएक्शन कराएं। इसमें भी हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा डाला है और इसमें भी डाला है। अब एसिड की मेटल से रिएक्शन हो रही है, एसिड की मेटल से रिएक्शन हो रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो किस में ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कौन सी हाइड्रोजन गैस को ज्यादा इवॉल्व करता है, वो आप लोगों को बताना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और टॉपिक से रिलेटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो बिना सब्सक्राइब किए लाइक किए मत जाना। थैंक यू सो मच।